स्टार्ट करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त स्टेलॉन पेरिस और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए भारत बनाम न्यूजीलैंड का जो दूसरा टी20 होने वाला है उसका प्रीव्यू। क्या होगा इस मैच में, कौन पड़ेगा किस पे भारी, भारत या न्यूजीलैंड मारेगी बाजी, देखते हैं क्या होता है। और आज हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं, मोइन खान और भृगुराज सिंह राठौड़। स्वागत है दोनों का। थैंक यू स्टेलर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जहां तक बात है न्यूजीलैंड और भारत के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की टी20s में, 10 मैचेस में से 7 मैच न्यूजीलैंड के फेवर में, भारत के फेवर में। पिछले रिकॉर्ड था ये था कि बहुत बराबरी की टक्कर चल रही थी, 6 और 9, 6 भारत ने जीते थे, 9 न्यूजीलैंड ने जीते थे। अब ऐसा हुआ है 7 भारत ने जीते हैं और 9 न्यूजीलैंड ने जीते हैं पिछले टी20 को अगर हम जोड़ दें तो। क्या लगता है कि आज JSCA क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम यानी झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में, जो रांची में जो महेंद्र सिंह धोनी का होम ग्राउंड कहलाता था कुछ समय पहले जब तक वो रिटायर्ड हुए, उनके ही होम ग्राउंड पे आज 17 डिग्री का तापमान, बहुत ठंड, थोड़ा क्लाउडी वेदर। क्या अपेक्षा रखेंगे आज आप लोग इस गेम से? सबसे पहले भृगुराज जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, टीम इंडिया से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? जो पिछले गेम, अगर आपने पिछला मैच देखा होगा तो क्या आपको लगा कि कोई कमी थी वहाँ पे, कुछ कमी रह गई वहाँ पे? यस, कमी तो अभी मुझे अभी तक तो नहीं दिखी, लेकिन हाँ, टीम इंडिया से आज मेरी एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि वी नीड 180-200। अगर इस मैच को जीतना है तो वी नीड 180 और 200। सो एंड यस, टीम इंडिया कर सकती है ये काम, क्योंकि ये काम टीम इंडिया कर चुकी है एक टाइम पे बहुत पहले, और ये टाइम करती आई है ये टीम इंडिया 180 तक तो। जी करती ज़रूर आई है भृगुराज भाई, लेकिन जो कहते हैं ना वेदर आज इतना अच्छा नहीं है, क्लाउडी वेदर है। बारिश का तो आसार कम लग रहे हैं, लेकिन क्लाउडी वेदर है। क्लाउडी वेदर में ड्यू की कोई संभावना नहीं है पिच में। ड्यू की तो जी ड्यू की संभावना नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि टॉस जीत करके इंडिया को पहले अपनी बैटिंग टेस्ट कर ले, क्योंकि इंडिया फंसता वहां है जहाँ पे वो पहली बैटिंग करता है। इंडिया के पास कप्तान नया है, ठीक है, तो अब ये चेंजेस तो कप्तान नए करेंगे ही हमारे, कि वो बैटिंग ही प्रेफर करेंगे। मुझे तो लगता है इंडिया टॉस जीतेगी तो बैटिंग ही करेगी, क्योंकि रोहित शर्मा का माइंडसेट भी यही कहता है कि बैटिंग करनी चाहिए पहले। मोइन भाई, आज स्पोर्ट्स क्लब के चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं, और आपसे ये पूछूंगा कि आपको जैसा पता है कि मैं मानता हूं कि पिछले मैच में ड्यू था जयपुर में, ड्यू, लेकिन उतना ड्यू नहीं था। तो क्या आप ये चाहते थे कि रोहित शर्मा और को पहले टॉस जीत के बैटिंग, क्योंकि इंडिया की प्रॉब्लम चेजिंग नहीं रही है। इंडिया की हमेशा से प्रॉब्लम रही है कि टॉस जीत करके, जब टॉस हार करके वो जब उनके बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है तब वो शुरुआती झटकों से उबर नहीं पाते। जैसे हमने पाकिस्तान के खिलाफ देखा 35 पे 3, वहां पे तो चलो 151 का स्कोर खड़ा कर दिया, लेकिन विच वॉज नॉट इनफ आई गेस। और न्यूजीलैंड के खिलाफ तो ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए नजर आए भारतीय पारी, जो वर्ल्ड कप में हुआ था वो गेम। तो पहले बैटिंग करना हमेशा से भारत की प्रॉब्लम रही है। तो क्या आपको आज लगता है कि थोड़ा चैलेंजिंग कंडीशन जरूर होंगे, क्लाउडी कंडीशन में ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, लॉकी फर्ग्यूसन और शायद जिमी नीशम भी आज वापस आ जाए न्यूजीलैंड में, वो बाद में बात करेंगे आगे चल के। इन तेज गेंदबाजों को खेलना आसान नहीं रहेगा, लेकिन क्या आपको लगता है इंडिया को ये करना चाहिए? क्योंकि आप अगले टी20 वर्ल्ड कप की तरफ देख रहे हो, 2022 ऑस्ट्रेलिया में जो होना है। मोइन भाई, कुछ भी हो सकता है। देखिए, बहुत डिफ़िकल्ट रहा है इंडिया के लिए। इवन चलो चेस करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा है। पिछले मैच में हमने देखा था, जो मैच 16, 17, 18 ओवर में ख़त्म हो सकता था उसको ये 20 ओवर तक खींच कर ले गए। और एक स्टेज पर ऐसा जब लास्ट ओवर में 10 रन चाहिए थे, सबके दिलों की धड़कन बढ़ी हुई थी। अगर लॉकी फर्ग्यूसन का एक ओवर होता या टेंट बोल्ट का एक ओवर होता तो वो मैच फंस भी सकता था इंडिया के लिए। तो अभी फ़िलहाल जो इंडिया के लिए आसान चीज़ है वो चेस करना है। ये मैच चेस करके जीतें, अगले मैच में अगर ये मैच जीत जाएंगे तो सीरीज़ इंडिया के नाम हो जाएगी। आई गेस अगले मैच में अगर टॉस जीतते हैं तो पहले बैटिंग करके अपनी बैटिंग को टेस्ट किया जा सकता है आई गेस। ठीक जी भृगुराज भाई, क्या आपको लगता है कि वेंकटेश अय्यर का इस्तेमाल थोड़ा और सही से करना? हाँ, मैं मानता हूँ कि वेंकटेश अय्यर बहुत टैलेंटेड, उन्होंने जैसे ही आए वो पता था 6 गेंदों में 10 रन चाहिए, एन मौके पे वो आए उस प्रेशर सिचुएशन में। पहली गेंद वाइड थी, फिर वाइड के बाद जो उन्होंने जो रख के मिड विकेट के ऊपर से शॉट मारा है, ऐसे करके जो शॉट उन्होंने मारा है ना रख के मिड विकेट के ऊपर से,
क्या आपको लगता है कि इस बंदे में कुछ तो है? क्या आपको लगता है कि इसको अच्छे से मौके देने चाहिए? और मुझे तो ये भी लगता है कि अगर वेंकटेश अय्यर को आपने एज एन ऑलराउंडर खिलाया तो एक दो ओवर उनसे करा सकते थे। अक्षर पटेल का थोड़ा खराब ओवर जा रहा था, दीपक चहर का भी थोड़े दिन खराब जा रहा था वो तो। वेंकटेश अय्यर से क्या आप 2 ओवर एक्सपेक्ट कर रहे थे? पहले पृथ्वीराज भाई और फिर मोइन भाई। वेंकटेश जी जैसा 2 ओवर एक्सेप्ट तो देखो, उसकी ऑलराउंडर खिला रहे आप, तो अगर आप 2 ओवर एक्सेप्ट तो नहीं, लेकिन हाँ एक आध ओवर टेस्टिंग के लिए करा सकते थे। अगर एक ओवर अच्छा जाता है तो आप दूसरा ओवर करा लेते थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। 2 ओवर में अभी नहीं कहूँगा, क्योंकि उस बंदे में टैलेंट तो है, लेकिन हाँ पहले एक ओवर से टेस्ट करना चाहिए था टीम को। एंड हाँ उनको मौके भी देने चाहिए, आज की 11 में भी होने चाहिए, और एक आध स्टेप आई थिंक उनको ऊपर भी आना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ, जिस तरह से उन्होंने वो लास्ट टाइम खेला था, एक स्टेप अगर उनको ऊपर होते तो ये सिचुएशन आई थिंक नहीं आती जो लास्ट टाइम आई थी। वो 20वें ओवर तक मैच गया, वो कुछ तो अपने लिए करते टीम के लिए, थोड़ा ऊपर जाके। जी, ऋषभ पंत थोड़े स्ट्रगल करते दिखे हैं, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर। लेकिन मैं चाहता था कि अगर चलो श्रेयस अय्यर नंबर 4 पे आते और ऋषभ पंत के पहले अगर वेंकटेश अय्यर आते तो ये मैच जल्दी खत्म हो जाता। नंदलेस जल्दी ये खत्म हो जाता। जी, ये तो गेम का पार्ट एंड पार्सल है। अब मोइन जी आपका क्या मानना है इसमें? हाँ यार, मुझसे अगर आप पूछना चाहें तो मैं तो ऐसा चाहूँगा कि वो बंदा टॉप पर बल्लेबाजी करे, क्योंकि वो बंदे का काम है आए और फ्री फ्लाइंग खेले, पावर प्ले का बढ़िया इस्तेमाल करे। अगर आप शुरुआत के पावर प्ले में 60-70 रन बना सकते हैं, जो कि रोहित शर्मा और वेंकटेश अय्यर दोनों मिलकर मार सकते हैं, तो नीचे आकर केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत ये सब संभाल सकते हैं बढ़िया तरीके से। तो मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि वो बंदा टॉप पर आकर अच्छे रन बनाए, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर के लिए भी हमने देखा है कि उस बंदे ने जब टॉप पर खेला है अच्छे रन बनाए हैं। और कोलकाता नाइट राइडर अगर फाइनल में आई है तो सिर्फ उसी बंदे की वजह से, क्योंकि उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, ऊपर से गिल ने और उन्होंने तब जाके। और बॉलिंग की बात जहाँ तक आई है तो बीच में उसको 1-2 ओवर ट्राइड एंड टेस्टेड के लिए, क्योंकि आप उसको बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं, आप उसको एज ए हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट देख रहे हैं, तो उसको गेंदबाजी भी करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी मोहन भाई, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरा मानना है ना कि अगर वो टॉप पर बल्लेबाजी करता है वेंकटेश अय्यर, तो कभी कभी ना उसे फिनिशर का रोल भी निभाना पड़ेगा वेंकटेश अय्यर को। तो इसीलिए वो इस बात के लिए उनको तैयार कर रहे हैं कि भाई वेंकटेश आप टॉप पे खेलते हो, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, अभी हमें ज़रूरत है फिनिशर की। तो क्या पता उसके लिए भी उनको टेस्ट मतलब ट्राई कर रहे हो कि भाई अगर ये इनको टॉप पे नहीं फिनिशर के लिए भेजा गया तो ये कैसे करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया इसलिए T20 वर्ल्ड कप जीती, न्यूजीलैंड इसलिए फाइनल तक पहुंचे कि उन्होंने एक फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखी अपने लिए। उन्होंने डैरल मिचेल जो नंबर 6-7 पे आके पावर हिटिंग करते थे, उनको कहा भाई तू ओपन कर ले, जा ओपन कर ले, और उन्होंने फिर अपना रिजल्ट भी दिया डैरल मिचेल ने। मिचेल मार्श नंबर 6-7 पे आने वाले बल्लेबाज, उनको कहा तू नंबर 3 पे खेल ले। उन्होंने नंबर 3 पे ऐसे नहीं कहा कि हम ये भी अपनी फ्रेंचाइज के लिए ओपनिंग करते हैं T20 में, लेकिन उनको कहा कि आप उनको कह दिया भाई आप फिनिशर के रोल में जाओ। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि बल्लेबाजी करी थी, कमाल की बल्लेबाजी करी थी सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ, जो उन्होंने लास्ट बिल्कुल 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 इंडियन टीम को फ्लेक्सिबिलिटी की सख्त ज़रूरत है। भले ही न्यूजीलैंड के खिलाफ आप 3-0 सीरीज क्यों ना जीते, लेकिन हमें फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है। और नंबर 3 ऐसा नहीं है कि नंबर 3 पे आपको रुक रुक के खेलने वाला ही बंदा चाहिए, बीच में एक टाइमली चौका ले ले। नंबर 3 पे भी आपको एक पावर हिटर ढूंढना पड़ेगा, और सूर्य कुमार यादव वॉज द परफेक्ट चॉइस। इंडियन टीम फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन इंडियन टीम फ्लेक्सिबल कब होती है? जब आप हारते हो नहीं, हारने के बाद पैनिक कर जाते हो। पैनिक करने के बाद आप किसी को भी उठा के, जैसे रोहित शर्मा के साथ उस दिन किया, ओपन करने वाले बंदे को आप कहते हो भाई नंबर 3 पे जाके खेल। बंदे को आपने 3 नंबर पे खिला दिया। ये 3 नंबर का स्पॉट अगर आप केएल राहुल को देते तो वो उनके लिए हाँ, वो बंदा एडजस्ट कर लेता। केएल राहुल इज रियली, मुझे लगता है कि इस टीम में अगर कोई फ्लेक्सिबल है तो केएल राहुल और वेंकटेश अय्यर। वैसे सैंपल साइज बड़ा छोटा है वेंकटेश का, लेकिन केएल राहुल बड़े फ्लेक्सिबल है। आप कहोगे नंबर 5 पे जाके खेलो, खेल लेंगे। आप कहोगे नंबर 3 या ओपन कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से जब ज़रूरत पड़े तब वेंकटेश को ओपन कराओ, अगर नहीं तो वेंकटेश से फिनिशिंग कराओ, लेकिन उनको उतने मौके दो, उनको 12 महीने का पूरा समय दो, उनको 12 महीने का पूरा समय दो। मेरे हिसाब से इंडिया के लिए ये टाइम भी आ गया है कि आप भुवनेश्वर कुमार के थोड़ा सीरियसली सोचना शुरू कर दें कि वो टीम में नहीं, भुवी ने पिछले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी मोइन। टू बी ऑनेस्ट, भुवी ने बहुत अच्छा वो डैरल मिचेल को बोल्ड किया था। पहले 2 ओवर में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, और डेथ में आके इतनी अच्छी बॉल करना आसान नहीं होता है किसी भी पेस बॉलर के लिए, जबकि भुवी की स्पीड भी उतनी नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने काबिलियत को साबित किया है भुवनेश्वर कुमार ने। मैं चाहता हूं कि भुवनेश्वर
फॉर्म में आए और बहुत अच्छा करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है T20 वर्ल्ड कप 2022 की अगर हम बात करें में बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है भुवनेश्वर कुमार, क्योंकि 2012 से उनका डेब्यू हुआ था, 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ बेंगलुरु में। बहुत अच्छे प्लेयर हैं वो, और अभी उम्र भी उतनी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि वो फिट हो। मैं आज कहीं ना कहीं हर्षल पटेल को खेलता हुआ देखना चाहता हूँ इस टीम में, क्योंकि वो एक ऐसी जी, टीम है मोहम्मद जो सिराज कि शुरुआत में अच्छी बॉलिंग करते हैं, वो आपको डेथ में विकेट लेकर देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके आज मौका बन सकता है उनके लिए। जी बनेगा, लेकिन आवेश खान थोड़े से हर्षल पटेल से आगे हैं, क्योंकि मोहम्मद सिराज की जो इंजरी जो उन्हें स्प्लिट वेबिंग में लगी थी, तो वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो गई है, उन्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए अब हर्षल पटेल आवेश खान में से थोड़े आवेश खान आगे हैं, लेकिन हाँ कुछ भी नहीं कह सकते। ये R&R रोहित एंड राहुल द्रविड़ का ये इरा है, तो इसमें क्या होगा तभी पता चलेगा जब वो होगा। ओके, तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम रही है मिडिल ऑर्डर बैटिंग। इंडिया में ऋषभ पंत का T20 करियर का स्ट्राइक रेट है 122। क्या ये बल्लेबाज सच में ऐसा है? अपने फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली डेयरडेविल्स जब थी और अब दिल्ली कैपिटल्स खेलते हुए उनके स्ट्राइक रेट बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन ये नंबर 4 पे खेलते थे, उस फ्रेंचाइज में खेलते हैं रादर अभी जब से अय्यर नहीं थे। लेकिन क्या आपको लगता है इंडिया के लिए इस 2021 में ऋषभ पंत 2021 में 124 का स्ट्राइक रेट और अपने करियर में उनके स्ट्राइक रेट 122 का है? क्या आपको ऋषभ पंत ऐसे प्लेयर लगते हैं? हाँ, ये है कि हम ये हर बार एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऋषभ पंत से कि आओ और स्लैम बैंग बजाओ मारो, लेकिन हाँ ऋषभ पंत को थोड़ी सी अपनी गेम इवॉल्व करनी होगी। स्ट्राइक रेट सिंगल डबल से भी 150 तक जा सकता है। अगर सिंगल डबल लेते रहे और बीच में एक आधा चौका आ गया तो स्ट्राइक रेट तो वैसे ऊपर जाएगा। क्या लगता है पृथ्वीराज ऋषभ पंत के बारे में? हाँ यस, ऋषभ पंत जो एक टाइम पे खेलते रहते थे कि भाई आओ सीधा आप मतलब उठा के ही मारो, जो होना है वो हो जाएगा। लेकिन ये सभी ये सिंगल डबल एंड एक आध ओवर में 1-2 चौके एंड सिंगल डबल से ऋषभ पंत को काम लेना चाहिए, तो भी उनका स्ट्राइक रेट तो इंक्रीज हो सकता है। स्टेलोन ने जैसे कहा कि एक आध ओवर में मतलब बीच में यस 1-2 चौके आ जाना चाहिए 1-2 ओवर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उनको एक संभल के गेम खेलना पड़ेगा अब कि भाई नहीं खेलना ही है हमें और आउट होना नहीं है। अब जो आउट होने का पहले क्या था कि भाई ऋषभ पंत आया है यार हो जाएगा, या तो खेल लेगा या तो जाएगा, या तो बस ये मेंटालिटी अब उसको निकालनी है, बस मुझे टिकना ही है यहाँ पे। ये चीज़ अब ऋषभ पंत को अपने दिमाग में लानी पड़ेगी, क्योंकि सारे वर्ल्ड ने T20 खेलने का तरीका बदल दिया है। वो उनकी बैटिंग ऐसी होती है कि भाई नंबर 7-8 तक बैट्समैन है, आप जाओ और फियरलेसली खेलो। क्या इंडिया को ये करना चाहिए मोइन भाई? क्योंकि इंडिया को भी अपना T20 का टेम्पलेट, जैसे रोहित शर्मा ने पहले मैच से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने कहा, उसमें रोहित शर्मा जी ने कहा था कि हमें अपना टेम्पलेट खुद बनाना होगा, ऐसे नहीं खेल सकते हमें अपना तरीका बदलना होगा। क्या सच में ये बदलेंगे तरीका? आपको लगता है नई मैनेजमेंट और नई कप्तान नए कोच के आने से थोड़ी सी सोच बदलेगी? जब तक ये फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते तब तक इनके खेलने का तरीका नहीं बदल सकता, जैसा मैं मानता हूँ। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में इंडिया अभी शायद वो पोजीशन पे नहीं है कि एक दिन में ही आप अपना टेम्पलेट चेंज कर दो, आपको धीरे धीरे करके चेंज करना होगा। इंग्लैंड का एग्जांपल ले लो आप, इंग्लैंड ने 4 साल लिए तब जाके वो वर्ल्ड कप जीते हैं। तो फ्लेक्सिबल होना बदलाव का पहला नियम है। जैसा आप वेंकटेश अय्यर को ट्राई कर रहे हैं, वो ओपनर है पर आपने उसको फिनिशर बनाया। किसी टाइम पर आप चाहेंगे कि आप नंबर 3 पर आकर बल्लेबाजी करो, नंबर 4 पर आके बल्लेबाजी करो, जो कि सिर्फ 2-3 बैट्समैन ही हैं अपनी इंडिया टीम में जो कर सकते हैं, बाकी किसी में और मतलब इतनी पोटेंशियल नहीं है कि वो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो पाए। आप विराट कोहली को नहीं बोल सकते कि वो जाके 5-6 नंबर पर बल्लेबाजी करे, आप रोहित शर्मा को नहीं बोल सकते। ये चीज़ आप वेंकटेश अय्यर से, श्रेयस अय्यर से, केएल राहुल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो और वो करते हैं, और ईशान किशन से भी फॉर दैट मैटर। ईशान किशन से भी दैट मैटर। पर ये चीज़ अब सबको करनी होगी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी मैच में अगर विराट कोहली ना खेल पाए किसी वजह से, तो हो सकता है कि नंबर 3 का स्पॉट रोहित शर्मा को मिले, जो कि उस दिन उनको मिला था। तो उनको भी फ्लेक्सिबल होना होगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं, रोहित शर्मा अगर आप फ्लेक्सिबल, चलो रोहित शर्मा नहीं भी होते फॉर दैट मैटर, तो केएल राहुल वो स्पॉट या सूर्य कुमार यादव है उसके लिए।
लेकिन आपको फियर ऑफ फेलियर, जो बड़े टूर्नामेंट में आप डरते हो कि यार आज मैं नहीं चला तो कोई नहीं चलेगा, ये डर निकाल देना चाहिए मन से कि भाई बड़े टूर्नामेंट में आप पैनिक मत करो, क्योंकि बायलैटरल सीरीज आपकी इतनी अच्छी जाती है, आप बायलैटरल में जीतते रहते हो, लेकिन बड़े टूर्नामेंट में आने के बाद वो प्रेशर बहुत बड़ा हो जाता है। खैर, अब चलते हैं न्यूजीलैंड की तरफ, और न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल 11 रन दूर हैं विराट कोहली के 3200। चेक करता हूँ मैं भी। कहाँ गई है? हाँ, मार्टिन गप्टिल 11 रन दूर है विराट कोहली के 3227 रन के आगे जाने की, यानी वो भी है 3217 मार्टिन गुप्टिल, और उन्हें सिर्फ 11 रन चाहिए 3228 पर जाने के लिए। वो विराट कोहली के आगे निकल जाएंगे लीडिंग टी20 रन स्कोरर में। और रोहित शर्मा की जहाँ तक बात है, वो 142 रन दूर हैं अब विराट कोहली को पीछे छोड़ने की। और इसी न्यूजीलैंड की अगर जहाँ तक बात है, मैं ग्लेन फिलिप्स के बारे में आपको एक स्टैट्स बता देता हूँ। न्यूजीलैंड में खेलते हुए ग्लेन फिलिप्स का स्ट्राइक रेट होता है 32 के एवरेज से 452 रन बनाए हैं ग्लेन फिलिप्स ने, और 32 के एवरेज से 452 रन, और स्ट्राइक रेट उनका रहा है 162.58 का, सिर्फ न्यूजीलैंड में खेलते हुए। और बाहर खेलते हुए 101 का स्ट्राइक रेट ग्लेन फिलिप्स का, बाहर किसी भी कंट्री में, आउटसाइड न्यूजीलैंड में 159 रन है, 17.66 का एवरेज है उनका। तो न्यूजीलैंड के लिए भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि केन विलियमसन के मौजूद ना होते हुए, हाँ माना कि पिछले मैच में मार्क चैपमैन और मार्टिन गुप्टिल तो ऐसे बल्लेबाज है, अगर उनके बैट पे बॉल आ गई तो वो बाहर जानी है, चौके पे जानी है, ये तो आपको पता है। लेकिन क्या बाकियों को भी स्टेप अप करना पड़ेगा केन विलियमसन के ना होते हुए? ग्लेन फिलिप्स हो गए, टिम साइफर्ट हो गए, या जेम्स नीशम अगर आ जाएंगे तो वो हो गए, या राचीन रविंद्र की एक स्पेशल कहानी है, वो हम शो के अंत में बताएंगे। राचीन रविंद्र हो गए, इनको स्टेप आउट करना पड़ेगा, अब आगे न्यूजीलैंड के क्रिकेट को ले जाना होगा, क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि केन विलियमसन कभी ना खेले। जी बिल्कुल, कभी हो सकता है कि ये ना खेले कभी केन विलियमसन, तो न्यू कमर्स को भी काम करना पड़ेगा। क्यों बुरकराज? गुप्टिल हो, चैपमैन हो, मिचेल हो, डेरिल मिचेल दिखा रहा है, लेकिन ये जिमी निशम, इन लोगों को अपना काम दिखाना पड़ेगा। एंड एक मैं केन विलियमसन तो बस बीच में नहीं खेलेंगे थोड़े टाइम के लिए। उनको पता नहीं वर्ल्ड कप के, भाई वो 2022 के वर्ल्ड कप के लिए भी वो सोच रहे होंगे कि भाई मैं फिट रहूं, इसीलिए वो सोचेंगे कि भाई मैं, नहीं, वो फिट हो जाएंगे। हाँ, बस इसीलिए वो ज़्यादा नहीं रहेंगे, ताकि मतलब वो इंजर्ड ना हो, एंड वर्ल्ड कप भी अपना एंजॉय कर पाए वो 2022 का। सो यस, ओवर टू यू। जी, वो एल्बो में एल्बो इंजरी है उनको, और वो अभी उनका फोकस है टेस्ट क्रिकेट, जो भारत के साथ 25 नवंबर से शुरू होना है, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो वो उनका फोकस उस पर है, इसीलिए काइल जेमिसन और केन विलियमसन दोनों ने अपना नाम वापस लिया T20 सीरीज से, और वो टेस्ट क्रिकेट पर फोकस कर रहे हैं। मोइन भाई, क्या लगता है आपको, क्या डेरिल मिचेल, मार्टिन गप्टिल और मार्क चैपमैन, जो न्यूजीलैंड के 1, 2, 3 है, क्या ज़्यादा आज खतरा बन सकता है इंडिया के लिए? बॉलर्स तो खतरा है ही, बॉलर्स के बारे में बात करेंगे जरूर, लेकिन क्या ये 3 बैट्समैन भारत के लिए खतरा बन सकते हैं? क्योंकि वर्ल्ड कप में फॉर्म अच्छा रहा है मार्टिन गुप्टिल और डेरिल मिचेल का, और मार्क चैपमैन ने अपने पहले गेम में भारत में बहुत प्रभावित किया। जी बिल्कुल, और जो आपने स्टैट्स बताया अभी मार्टिन गुप्टिल के बारे में, हैरान कर देने वाला है। थोड़ी ऊपर करो, 1 मिनट। आप ठीक है? जी बताएं। मैं कह रहा, जो आपने स्टैट्स बताया अभी मार्टिन गुप्टिल के बारे में, हैरान कर देने वाला है, क्योंकि न्यूजीलैंड आपको पता है इतने ज़्यादा मैचेस खेलते नहीं हैं, और उस पर भी अगर मार्टिन गुप्टिल विराट कोहली से सिर्फ 11 रन दूर है, तो ये हैरानी वाली बात है उनके लिए भी और मेरे लिए भी। और यहाँ जहाँ तक आपने न्यूजीलैंड के टॉप 3 की बात करी, हमेशा से खतरा बनते हैं, क्योंकि पावर प्ले में बल्लेबाजी करते हैं और तेज़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। तो
आई गेस अगर इंडिया को ये मैच जीतना है तो ये टॉप 3 को जल्द से जल्द पवेलियन भेजना होगा, वरना ये एक इस तरह की टीम है, कभी आपको 160-70 पे भी चैलेंज दे सकते हैं, और कभी कभी अगर उन्होंने 200 रन मार दिए तो इनकी बॉलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है न्यूजीलैंड की, जैसा कि आप सब जानते हैं। अब मेन मुद्दा आता है इनकी बॉलिंग। बॉलिंग में टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्यूसन, नो डाउट रियली गुड बॉलर्स दे आर, बट स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा सा कमजोर दिखता है आपको। मिचेल सेंटनर और टॉड एस्टल जो हैं उनके रहते। मिचेल सेंटनर तो खैर बड़ा एक्सपीरियंस है, वो कम बैक कर सकते, लेकिन टॉड एस्टल अंदर बाहर टीम से होते रहते हैं। और एक खिलाड़ी है रचिन रविंद्र, उनसे तो गेंदबाजी ही नहीं करवाई थी न्यूजीलैंड ने पहले मैच में, जो बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर हैं। तो क्या आपको लगता है थोड़ी कमज़ोर होती है ये इन दो स्पिनर्स के लिए ना होने से? अपने जो इस सोडी है उनका भी एक स्टैट है कि 19 विकेटें ली हैं उन्होंने इंडिया के खिलाफ, सबसे ज़्यादा विकेटें हैं इंडिया के खिलाफ इस सोडी की। इंडियन कंडीशन में अगर बात करें तो स्पिनर्स इतने ज़्यादा बुरे नहीं है दोनों भी, अगर अच्छी गेंदबाजी अच्छी टाइम और लेंथ पर करे थे, क्योंकि एक लेग स्पिनर है और लेग स्पिनर तो T20 में घातक गेंदबाज होते हैं, आपको पता ही है। जहाँ तक सवाल ईस्ट सोडी का है, तो ईस्ट सोडी जब आएंगे इनकी गेंदबाजी और मजबूत होने वाली है। 13 गेम में 19 विकेटें इंडिया के खिलाफ, 7.25 की इकोनॉमी रेट से। क्या बॉलिंग है इस सोडी की इंडिया के खिलाफ, इंडिया को हमेशा परेशान करते हैं। बहुत कमाल है, बहुत जो स्टैट्स आप बता रहे हैं उस हिसाब से तो बहुत कमाल, और बड़े बड़े विकेट लिए हैं इन्होंने। विराट कोहली को आउट किया है, रोहित शर्मा को आउट किया है, इवन केएल राहुल को भी आउट कर चुके हैं। ऋषभ पंत को भी नहीं छोड़ते अगर वो उनके पंगे में पड़ जाते हैं। मुझे याद है वो 79 पे जब ऑल आउट हुई थी इंडिया T20 वर्ल्ड कप में, वो इन्हीं की वजह से हुई थी। सबसे ज़्यादा विकेट इन्होंने लिए थे और बहुत इकोनॉमिकल रहे थे वो उस 2016 की T20 में। वो 10 में से 9 विकेटें न्यूजीलैंड की स्पिनरों ने दी थी, और इंडिया की 9 विकेटें, जबकि इंडिया स्पिनर्स को इतना अच्छा खेलता था उस टाइम पर। तो क्या आपको लगता है कि टॉड एस्टल के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि वो नए हैं, उनको मौके मिलने चाहिए? नए यानी वो टीम से अंदर बाहर होते रहते हैं, तो क्या आपको लगता है टॉड एस्टल के साथ कंटिन्यू करना चाहिए इस T20 में, या फिर करो या मरो की स्थिति है तो इस स्टोरी को वापस लेके आना चाहिए? मेरे हिसाब से तो उनको अगर पहला मैच खिलाया तो दूसरा मैच भी खिलाना चाहिए, उनके कॉन्फिडेंस के लिए। अगर बीच में से उनको बाहर कर देंगे तो ये उनके कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा नहीं है और टीम के कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इस सोडी आएंगे, एक मैच खेलेंगे और अगले मैच में अगर फिर इनको टेड एस्टल की ज़रूरत पड़ गई तो फिर ये इस सोडी के कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा नहीं होगा। नाउ टेल मी अबाउट न्यूजीलैंड फास्ट बॉलिंग। इंडिया की तो खैर बात कर ही ली हमने, न्यूजीलैंड की फास्ट बॉलिंग कैसी है? आपको क्या लगता है? टीम साउदी, ट्रेंट बोल्ट और लॉकी फर्ग्यूसन, इनमें थोड़े से ना टीम साउदी कमजोर दिखते हैं, होंगे नहीं, है नहीं वो कमजोर, बड़े एक्सपीरियंस कैंपेनर है। मैं वही बोलने जा रहा था, दिखते हैं लेकिन है नहीं बंदे कमजोर नहीं, लेकिन पिछले कुछ समय में ना थोड़ा सा फॉर्म से जूझ रहे हैं। लाइन एंड लेंथ उनकी सही से नहीं गिर पा रही है, वैसी नहीं हो पा रही जैसी वो करना चाहते हैं। पता नहीं क्यों चाहता हूँ कि टीम साउदी कमबैक करे। बहुत अच्छे गेंदबाज है, बहुत एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर है। मोइन भाई, क्या लगता है आपको कि टीम साउदी को क्या सही करना होगा? क्या उन्हें ये कॉन्फिडेंस अपने आप में आना चाहिए कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, मैं बड़ा एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर हूँ? सबसे बड़ी बात यह है, जैसा कि आपने आज बताया, क्लाउडी कंडीशन है, तो क्लाउडी कंडीशन में टीम साउदी से डेंजरस बॉलर न्यूजीलैंड साइड में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आगे डालते हैं, स्विंग कराते हैं, बॉल उनकी चढ़कर आती है। अगर आज उन्होंने लाइन पकड़ ली तो इंडिया के बल्लेबाजों को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा उनके खिलाफ। मुझे तो अभी से डर लग रहा है भाई, एक तरफ से क्लाउडी कंडीशन, ऊपर से अगर टीम साउदी और ट्रेंट बोल्ट जैसा कॉम्बिनेशन, अगर आप फेस कर रहे हो पहले ही ओवर में, तो सोचो क्या करना पड़ जाएगा, और वो भी क्लाउडी कंडीशन में। फर्ग्यूसन को 150 की पेस प्लस अंदर बाहर उनकी भी गेंदें स्विंग होती है, यॉर्कर अच्छी है, बाउंसर अच्छी है, स्लोअर वन अच्छी डालते हैं। न्यूजीलैंड की फास्ट बॉलिंग पे दम है, डैजलिंग टो क्रशिंग यॉर्कर जैसे हम कहते हैं उसको। खैर, टीम चेंजेस इंडिया के लिए क्या चेंजेस देखते हैं भृगराज? सबसे पहला मोहम्मद सिराज, तो डेफिनेट ऑब्वियस चेंज होंगे। मोहम्मद सिराज की जगह किसको लेना चाहेंगे? ये सिराज की जगह मैं ट्राई करना चाहूँगा अपने वो आवेश खान, या तो फिर अपने हर्षल पटेल। आप किसको देखते हैं आगे दोनों में से? आवेश को। जी हाँ बिल्कुल। मोइन भाई, क्या मानना है आपका, कौन होगा सिराज की जगह?
मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि आज मोहम्मद सिराज की जगह हर्षद पटेल को खिलाया जाए, क्योंकि उस बंदे में पोटेंशियल है। ओवेश खान को आप ट्राई कर चुके हैं, टेस्ट कर चुके हैं, बढ़िया किया उन्होंने, लेकिन मैं आज चाहता हूँ कि हर्षद पटेल पर एक नज़र डाली जाए। और नहीं दूसरा एक आवेश चेंज ने, मैं मैं बता चाहता दूं हूँ कि किसी एक जी, स्पिनर को बाहर करके मैं चाहता हूँ कि आज यजवेंद्र चहल को जगह मिले। किसी एक यानी आप अक्षर पटेल चाहेंगे, क्योंकि अश्विन को तो आप ऐसे बाहर नहीं कर सकते। अश्विन ने पिछले मैच में गेंदबाजी बहुत अच्छी की थी, मैं चाहता हूँ कि अक्षर पटेल, इससे इंडिया की बल्लेबाजी थोड़ी सी कमज़ोर होगी, लेकिन अगर मैं मानता हूँ कि अगर आपका टॉप 6 कुछ नहीं कर सकते तो आपके नीचे के 7-8 नंबर के नहीं, बल्लेबाज भी लेकिन कुछ अगर नहीं कर हर्षल सकते। भी आते हैं, हर्षल पटेल भी आते हैं टीम में, तो वो बैटिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो बैटिंग नहीं कर सकते। हरियाणा के लिए वो बंदा ओपन करता है और अच्छा खेलते हैं वो। जी बिल्कुल, तो मैं चाहता हूँ हर्षल पटेल और यजवेंद्र यूजी चहल, ये चहल, 2 चेंज। मैं ये अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ, गणित नहीं बिठा में रहा है कि यूजी चहल को वर्ल्ड कप में क्यों नहीं लिया गया। खैर वो तो पिछला हुआ सो हुआ। भृगुराज, आप एक ही चेंज चाहते हैं मतलब। न्यूजीलैंड की टीम का क्या कहेंगे आप? मोइन भाई, पहले आपसे शुरू करते हैं। न्यूजीलैंड टीम में मैं तो पर्सनली चाहता नहीं हूँ कि कोई चेंज हो, क्योंकि उन्होंने भले ही वो मैच हार गए, बाकी उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी की है। एक 17-18 ओवर में मैच खत्म होने वाले मैच को आखिरी 20 ओवर तक के खींच कर लेकर गए, और एक स्टेज पर ऐसा था कि वो जीत भी सकते थे। बाकी जी, अगर वो वाइड ना आता डैरल मिचेल की ओवर के पहले गेंद पे, वो तो वाइड ना आता, सोचो क्या ही हो सकता। प्लस जो वेंकटेश अय्यर ने चौका मारा वो चौका ना आता तो प्रेशर ऋषभ पंत पे भी पड़ता, वो भी आउट हो सकते थे, कुछ भी हो सकता था उस मैच में। बाकी मैं चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड टीम की तरफ से कोई चेंज ना हो, मतलब अगर कोई इंजरी वगैरह का इशू ना हो तो। तो ये है भृगुराज भाई, आप भी यही चाहते हैं सेम सेम, न्यूजीलैंड का? नो चेंजेस, नो चेंजेस। खैर पिच एंड वेदर वेदर कंडीशन की जैसे हमने बात चेंज करी सिर्फ है। चेंज सिर्फ न्यूजीलैंड जी, को ये करना है कि उन्हें खुलकर खेलना होगा। लास्ट मैच में जैसा कि वो खेल रहे थे, थोड़ा डर डर के खेल रहे थे, अब उनको खुल के परफॉर्मेंस देने की ज़रूरत है। आउट नहीं होने खुल का के डर उन्होंने बिल्कुल नहीं खेला रखना मोइन चाहिए। भाई, शुरुआत शुरुआत जो करी उन्होंने खुल के ही करी। जैपमैन और मार्टिन गुप्टिल ने, भले मिचेल आउट हो गए थे भुवनेश्वर के सामने, लेकिन हाँ आखिरी के डेथ ओवर्स में ना रोक के रखा हमने। 13 ओवर में 106 कुछ रन थे उनके, और उसके बाद जो कमबैक किया पिच अगले 7 ओवर में, बहुत ही क्या कहें अब इसको, बहुत ही ज़बरदस्त कमबैक किया था भारत ने। खैर, जैसे पिच एंड कंडीशन आपको बता दी है, क्लाउडी कंडीशन है, पिच फ्लैट ही होगी, बैटिंग के लिए अच्छी होगी, थोड़ी सी घास छोड़ सकते हैं वो थोड़ा सा तेज गेंदबाजों की मदद के लिए, लेकिन उतनी मदद नहीं होगी पिच पे से। लेकिन हाँ, ऑफ द डेक, ऑफ द सीम बिल्कुल मदद होगी, हवा में गेंद लहरा सकती है अगर क्लाउडी कंडीशन है तो। और ड्यू का भी आज कुछ रोल नहीं होगा। तो प्रिडिक्शन टाइम नाउ, इट्स द प्रिडिक्शन टाइम। क्या लगता है आपको, टॉस जीत करके क्या करना चाहिए मोइन भाई? बैटिंग, अनडाउटेडली बैटिंग। अगर ड्यू नहीं है तो टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए। ओके भृगुराज भाई, आपको? यस, मुझे भी, मैंने तो स्टार्टिंग में ही बोला था कि मतलब इंडिया को स्टार्टिंग में बैटिंग करके 180 तक का, 180 200। इवन न्यूजीलैंड भी, अगर उनको भी टॉस जीतना है तो, क्योंकि उनकी जो मजबूती है वो गेंदबाजी है, तो आप टॉस जीत के पहले बैटिंग कर सकते हैं। हाँ चलिए, ये हुआ हमारा टॉस प्रिडिक्शन। अब मैच के बारे में बात की जाए थोड़ी सी। आपको क्या लगता है कौन लेके जा रहा है ये सीरीज? क्या इंडिया इस सीरीज को यहीं पे सील कर देगी, या फिर न्यूजीलैंड में अभी भी कुछ है इन क्लाउडी कंडीशन में कमबैक करने का दम? तो है वैसे न्यूजीलैंड में, लेकिन क्या लगता है आपको आज कौन जीत रहा है? दम तो है, अनडाउटेडली दम तो है न्यूजीलैंड टीम में, और अगर कंडीशन को क्लाउडी मिल जाएगी तो मुझे नहीं लगता है कि उनसे खतरनाक कोई बॉलिंग लाइनअप है इस क्लाउडी कंडीशन में। आपके पास लेफ्ट आर्म बॉलर है, आपके पास राइट आर्म स्विंग बॉलर है, आपके पास राइट आर्म फास्ट बॉलर है, प्लस आपके पास एक लेग स्पिनर भी है। तो अगर कंडीशन क्लाउडी है तो न्यूजीलैंड अगर अच्छा खेले तो ये सीरीज़ आखिरी मैच तक जा सकती है। आपका दिल क्या कहता है, कौन जीत रहा है आज मोइन भाई? वेल, मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया जीत जाए, लेकिन कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो न्यूजीलैंड फेवरेट होगी आज के मैच में। भृगुराज? आज के दिन इंडिया के लिए टफ है, बिकॉज थोड़े से आपने जो जैसे कंडीशन बताई, क्लाउड है, ये है, वो है। न्यूजीलैंड की बॉलिंग एंड बहुत बढ़िया है, तो टफ तो है इंडिया के लिए। वैसे ये आज का मैच बहुत बहुत टफ है आज इंडिया के लिए। जीत के हिसाब से? हाँ, जीत के हिसाब से न्यूजीलैंड जीत सकती है आज।
इंडिया के लिए टफ है थोड़ा। ओके। आज आरआर फैक्टर के लिए कड़ा इम्तिहान है, अगर आज का मैच वो निकाल देते हैं उनके लिए बहुत बड़ी जीत होगी। बिल्कुल, और सूर्य कुमार यादव को नहीं भूलना चाहिए, भले वो पिछले मैच में मैच खत्म करके नहीं आए, एक अनगेनली ग्लोरी शॉट के लिए वो चले गए, लेकिन उम्मीद करते हैं यही कि इस जो उस मैच में उन्होंने किया उससे वो सीख लेकर विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, मैं राहुल की नहीं शिखर धवन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो पहले मैच खत्म करके आते थे, उनसे कुछ सीख लें और पिछले मैच में की गई गलतियों से कुछ सीख के सूर्या अच्छी बैटिंग करे और अगर खड़े रहते हैं, चेज आती है तो मैच खत्म करके आए, यही उम्मीद करते हैं। और रांची के JSCA क्रिकेट एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स पे जो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं भारतीय टीम के सर पे न्यूजीलैंड की तेज गेंदबाजी के और उस कंडीशन के, वो जल्द से जल्द टलें और भारत आज अच्छा करे, यही उम्मीद लेकर मैं स्टेलॉन पेरिस, हमारे साथी दो एक्सपर्ट भृगुराज चंद्र राठौड़ और मोइन खान जी के साथ विदा लेता हूँ यहाँ से। इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें। और हाँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उससे भी ज़रूर जुड़ें क्योंकि आपको सबसे पहले वहीं पर अपडेट मिलती है हर चीज़ की। तो जुड़ना ना भूलिए हमारे टेलीग्राम से, सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, मिलेंगे।